तो इस लेक्चर से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इसमें टोटल 2 पार्ट आएंगे। ये पर्टिकुलर लेक्चर पार्ट 1 है और अगला लेक्चर पार्ट 2 होगा। ये कुछ डिटेल मेरे बारे में आपको मालूम ही होगा, नहीं तो आप पॉज करके आराम से पढ़ सकते हो। ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग दिस होल लेक्चर। पहला क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा हूँ कि नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम इम्बॉडीज द एलिमेंट्स ऑफ कंटिन्यूटी एंड चेंज। कंटिन्यूटी का मतलब कि वो लगातार चल ही रहा जब से स्टेब्लिश हुआ है ना। फॉर एग्जांपल फेडरल कैरेक्टर अभी भी चल ही रहा, राइट। और चेंजेस मतलब बहुत सारे चेंजेस जो है वो भी टाइम टू टाइम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होता रहता है। जैसे बात की जाए तो जो इंटरनल डिस्टर्बेंस था इमरजेंसी लगाने का क्राइटेरिया, उसको चेंज करके आर्म्ड रिबेलियन कर दिया, राइट। तो ये बोल रहा है एसेशन, तो बिल्कुल सही बात है। जो एसेशन है एकदम सही बोल रहा है। अब रीजन क्या दे रहा है उसका कि द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम कंटेन्स द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल सिस्टम, जैसे कि मॉडर्न स्टाइल, ट्रेडिशनल स्टाइल और सेंट स्टाइल। ये भी बिल्कुल सही है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख के ये देखते हैं कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, ए या बी। ओके, तो देखो एसेशन को तो मैंने अच्छे से समझा दिया है ना। अब रीजन पे आते हैं। तो मॉडर्न स्टाइल का मतलब ये हुआ जैसे यूनिवर्स एडल्ट फ्रेंचाइजी है ना। मोस्ट ऑफ द मॉडर्न डेमोक्रेसी में हर जगह यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है, हमारे यहाँ पे भी है। ट्रेडिशनल की बात की जाए तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, एक ट्रेडिशनल स्टाइल है किसका, टाइप ऑफ गवर्नमेंट का। और सेंट स्टाइल की बात किया जाए तो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। ये क्या हो गया, सेंट स्टाइल। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तीनों के तीनों एलिमेंट पाए जाते हैं ना। देखो जो एसर्शन दिया था और रीजन दोनों के दोनों बिल्कुल करेक्ट है ना। साथ में रीजन जो है एक्सप्लेन भी कर रहा है एसर्शन को, क्यों, क्योंकि ये तीनों एलिमेंट की वजह से ही जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कंटिन्यूटी एंड चेंज का ब्लेंड बन पाया है ना। तो इसलिए एसेशन और रीजन करेक्ट है और करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा। होपफुली बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने एसेशन है कि इंडियन फेडरलिज्म इज कॉल्ड क्वासी फेडरलिज्म। बिल्कुल सही बात है। कनाडा के जैसा हमारा भी ट्रू फेडरलिज्म नहीं है बल्कि क्वासी फेडरलिज्म है, जिसमें सेंटर की तरफ थोड़ा सा झुकाव है। रीजन क्या दे रहा हूँ कि इंडिया हैज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी विथ पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो स्टेट देखो रीजन तो बिल्कुल सही है कि हमारे यहाँ क्या है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, लेकिन वो यूनिटरी फीचर है। कैसा फीचर है ये इंटीग्रेटेड जुडिशरी? यूनिटरी फीचर है, ना कि फेडरल फीचर, राइट। तो इसलिए एसेशन भी सही है, रीजन भी सही है, बट रीजन एसेशन को क्या एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। बोलो एकदम क्लियर, गुड। जो बातें मैंने बताई वही सारा कुछ है, आप चाहो तो पॉज करके पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोला, विथ रेफरेंस टू द फेडरल सिस्टम इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इसके रिगार्डिंग फेडरल सिस्टम के रिगार्डिंग कौन से करेक्ट हैं ये बताना है आपको। दो स्टेटमेंट है। पहला बोल रहा है स्टेट हैव नो राइट टू secede फ्रॉम द यूनियन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही बात है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि जैसा अमेरिका में सारे स्टेट एक साथ आके मिल गए तब जाके यूएसए बना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। नहीं, हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई भी स्टेट जो है यूनियन से अलग नहीं हो सकता। अगला बोल रहा मतलब पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा, जस्ट एडवोकेसी ऑफ सिटीजन विल हैव द प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। बिल्कुल गलत। क्यों? क्योंकि एडवोकेट करोगे आप अलग होने की बात ना, तो क्या है, यूएपीए में इलीगल है, ठीक है। अभी बताता हूँ डिटेल में। तो उसके लिए आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं मिला है ना, कि आप क्या करो, अलग होने की बात कह पाओ, ठीक है। तो दूसरा गलत हो जाएगा, पहला करेक्ट। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। देखो दूसरा स्टेटमेंट, पहला तो एकदम आपको क्लियर है कि स्टेट हैव नो राइट टू secede फ्रॉम द यूनियन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। साथ में दूसरा स्टेटमेंट गलत इसलिए है क्योंकि 16th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1963 maintains that advocacy of secession will not have the protection of the freedom of expression. बाद में advocacy of secession was also made officially unlawful कब, 1967 में, with the passage of UAPA, जिसको Unlawful Activity Prevention Act भी कहते हैं। एकदम क्लियर, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल फीचर विच इज या फिर आर कॉमन टू इंडिया एंड यूएसए। आपको पता है इंडिया क्या है, क्वेसी जुडिशरी, सॉरी क्वेसी फेडरलिज्म है, बल्कि यूएसए में ट्रू फेडरलिज्म है, ठीक है। रिजड्यूरी पावर क्या होता है मैंने आपको डिटेल में बताया था किसी लेक्चर में, अभी बता देता हूँ। वो सब्जेक्ट जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उस टाइम पे 3 लिस्ट में रखा गया, राइट। 7 शेड्यूल के 3 लिस्ट में, यूनियन और स्टेट और कंकरेंट, राइट। लेकिन उस टाइम पे जो ऐसे सब्जेक्ट कुछ थे जो पता ही नहीं थे कि आगे आएंगे, तो ऐसे सब्जेक्ट को रिजड्यूरी सब्जेक्ट बोला गया और इसका पावर किसके पास दिया गया, सेंटर के पास।
तो रिजड्यूरी पावर वेस्टेड इन सेंटर, बिल्कुल सही बात है, कहाँ, इंडिया में। लेकिन यूएसए में क्या है, रिजड्यूरी पावर स्टेट के पास है। ठीक है, तो बोल रहा है कि दोनों में कॉमन क्या है, तो ना तो पहला कॉमन है ना तो दूसरा स्टेटमेंट कॉमन है। ठीक है, तीसरा बोल रहा प्रेसिडेंट हैज द पावर ऑफ वीटो, पावर वीटो, बिल्कुल सही है। चौथा, द अपर हाउस हैज सम नॉमिनेटेड मेंबर, बिल्कुल गलत। क्यों? क्योंकि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये है कि हम 12 मेंबर को नॉमिनेट करवाते हैं, कहाँ पे, राज्यसभा में, मतलब अपर हाउस में बाई प्रेसिडेंट, राइट। बट ऐसा कोई भी प्रोविजन यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। ठीक है, चौथा गलत, केवल तीसरा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब होगा। वही सारी चीजें हैं जो मैंने आपको बताया, चाहो तो आप क्या कर सकते हो, एक बार यहाँ पे पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विथ रेफरेंस टू द सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। तो पहला है कि इंडिया इज अ मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ गेम ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, बिल्कुल सही बात है। 1949 से हम क्या है, कॉमनवेल्थ के मेंबर हैं। अगला, सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया इज कर्टेल्ड ड्यू टू इट्स मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, बिल्कुल नहीं, ऐसा कहीं पे भी है ना, जरा सा भी हमारी सॉवरेनिटी जो है कर्टेल नहीं हुई है इसमें कॉमनवेल्थ के मेंबरशिप से। ठीक है, तो ये दूसरा गलत है, पहला सही है, तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलो इसका डिटेल पढ़ते हैं कि पहला करेक्ट है, मैंने बताया 1949 आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंट इंडिया डिक्लेयर द कंटिन्यूशन ऑफ हर फुल मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस एंड एक्सेप्टेड द ब्रिटिश क्राउन एज द हेड ऑफ द कॉमनवेल्थ। ध्यान दें कि ये हेड ऑफ कॉमनवेल्थ है, क्या, ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, और उसके हम जस्ट एक मेंबर है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्यों? क्योंकि 1949 से इंडिया ने भले ही अपना मेंबरशिप कंटिन्यूशन के लिए डिक्लेयर किया हो, लेकिन दिस एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेरेशन डज नॉट कर्टेल इंडिया सॉवरेनिटी इन एनी मैनर, किसी भी तरीके से हम हमारे सॉवरेनिटी को ये इम्पैक्ट नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा कि हु अमंग द फॉलोइंग इज एम्पावर्ड टू एस्टेब्लिश द इंटर स्टेट काउंसिल। ध्यान रहे आर्टिकल 263 में इंटर स्टेट काउंसिल बनाया में भी कॉन्स्टिट्यूटेड है ना, और ये कौन कर सकता है, प्रेसिडेंट कर सकता है। नहीं, आप सोच रहे होगे पार्लियामेंट करेगा, नहीं, प्रेसिडेंट के पास ये पावर गिवन है इस पर आर्टिकल 263 या पावर कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड टू एस्टेब्लिश द इंटर स्टेट काउंसिल। अच्छा, इंटर स्टेट काउंसिल जो है उसमें कौन कौन से लोग होते हैं, तो ध्यान से देख लो, पीएम उसके चेयरमैन होते हैं, बाकी सारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर होते हैं, और चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है, साथ में एलजी होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर, है ना, और एंड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूटी जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। साथ में 6 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, जिसमें होम मिनिस्टर, है ना, भी शामिल होते हैं, नॉमिनेटेड बाई प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर बाकी 5 कैबिनेट मिनिस्टर को नॉमिनेट करता है, और बाकी गवर्नर्स ऑफ स्टेट बीइंग एडमिनिस्ट्रेड अंडर प्रेसिडेंट रूल, ये भी होते हैं। स्टैंडिंग कमेटी की बात करें, है ना, तो वहाँ पे होम मिनिस्टर चेयरमैन होते हैं। ध्यान रखिएगा कि जो स्टैंडिंग कमेटी होती है इंटर स्टेट रिलेशन, इंटर स्टेट की, उसमें चेयरमैन क्या, होम मिनिस्टर होते हैं, 5 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, और 9 चीफ मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ जोनल काउंसिल। जोनल काउंसिल क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे याद कर लो, टोटल 5 जोनल काउंसिल है। क्या क्या, नॉर्दर्न जोनल काउंसिल, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और सेंटर। ठीक है, 5 हो गई टोटल। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्या, नहीं, स्टेचुअरी बॉडी है। ठीक है, अगला 5 जोनल काउंसिल हैव बीन सेट अप अंडर द स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956, बिल्कुल सही जवाब है। हमसे क्या पूछा था, नॉट अ फीचर, तो पहला ही हमारा गलत, हमारा आंसर आ गया, पहला ही होगा। क्यों? क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, स्टेचुअरी बॉडी है। लेकिन बाकी भी अपना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए हम ऑप्शन देखेंगे कि चंडीगढ़ ऑल्दो नॉट अ स्टेट इट इंक्लूडेड इन द जोनल काउंसिल, बिल्कुल सही बात है। इट इज एन एडवाइजरी बॉडी, जो जोनल काउंसिल है 5 के 5 सबके क्या है, एडवाइजरी बॉडी है, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, मैंने सारा कुछ बता दिया, इसलिए आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू यूनियन स्टेट रिलेशन इन इंडिया। सरकारी कमीशन आपको पता है, बिल्कुल है, 1983 में बना था, 88 में इसने अपना रिपोर्ट सबमिट किया था, और कितना, 1600 पेजेस का, कितने पेजेस का, 1600 पेजेस का, आई थिंक 247 रिकमेंडेशन दिया था इसने, सरकारी कमीशन ने। तो ये तो ऑब्वियस है, इंटर स्टेट या फिर यूनियन स्टेट रिलेशन के लिए है। राजमन्नाड कमेटी भी है, इंद्रजीत कमेटी नहीं है, ये नहीं है, बाकी पुंछी कमीशन भी है। तो देखो, इंद्रजीत कमीशन कुछ इलेक्शन में फंडिंग से रिलेटेड है, तो तीसरा नहीं होगा, बाकी सबके सब क्या, यूनियन स्टेट रिलेशन से रिलेटेड हैं। ठीक है, अच्छा, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी के बारे में बात कर लेते हैं। इस्टेब्लिश इन 1998 में हुआ था, फोकस ऑन रिकमेंडिंग स्टेट फंडिंग फॉर इलेक्शंस इन इंडिया टू कर्ब द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी पावर इन पॉलिटिक्स। क्या ध्यान में रखना है, कब और किसके लिए, फंडिंग फॉर इलेक्शन 1998 में,
ध्यान रहेगा। गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? बोला मेन फीचर ऑफ अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म। प्रेसिडेंशियल जैसे ही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोला जाए क्या कहोगे? यूएसए को याद करोगे। क्यों? क्यों? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। वैसे बाकी भी है लेकिन यूएसए है ना, कंपेयर करने में ज्यादा अच्छा रहता है ना। तो हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव इज द प्रेसिडेंट। हमसे पूछा क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, है ना। और मेन फीचर ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म, हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, जो एग्जीक्यूटिव का हेड होता है वो प्रेसिडेंट होता है, बिल्कुल सही है। इन बाकी भी ऑप्शन देखेंगे। प्रेसिडेंट अपॉइंट्स हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये भी ठीक है। द प्रेसिडेंट कैन नॉट डिजॉल्व द लेजिस्लेचर, ये भी ठीक है। मतलब तीनों सही हो गए, तो करेक्ट ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। ओके, तो जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसके तीनों ये फीचर होते हैं, आपको ध्यान में रखना है आगे वाले क्वेश्चंस के लिए, ध्यान रहेगा। गुड। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक पॉलिटी। पॉलिटी का मतलब क्या होता है? हमारे यहाँ जो नेता है, एमपी एमएलए, उसको कौन चूज करता है? उसकी जनता चूज करती है, राइट। तो इसलिए हमारा कैसा पॉलिटी है? डेमोक्रेटिक पॉलिटी है, बिल्कुल सही है। दूसरा, इंडिया एक सॉवरेन स्टेट है, बिल्कुल। तीसरा, इंडिया हैज ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी। सोसाइटी का मतलब क्या होता है? सब लोगों को वोट देने का अधिकार है और इक्वल अपॉर्चुनिटी है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, तो डेमोक्रेटिक सोसाइटी भी है हमारे यहाँ, ठीक है। अगला, इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है, बिल्कुल। एज पर आर्टिकल 38 ऑफ डीपीएसपी क्या है? इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है। 38, हाँ 38 और 39 है ना, कह सकते हैं। 1 2 3 4 चारों के चारों हो गया। ऑप्शन डी जो है करेक्ट जवाब हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज अ स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन empowered अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन टू टेक अप फॉरेन लोन्स डायरेक्टली? देखो हमारे यहाँ जितने भी स्टेट हैं वो क्या डायरेक्टली फॉरेन से लोन ले सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि वो किससे लेंगे लोन? यूनियन से लेंगे। और अगर एक सर्टेन लिमिट तक ले सकते हैं, अगर उससे ज्यादा चाहिए तो उसके लिए भी उन्हें यूनियन की परमिशन चाहिए। तो इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? नो। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेंटर स्टेट रिलेशन इन इंडिया आर डिपेंडेंट अपॉन। सेंटर स्टेट रिलेशन इन इंडिया आर डिपेंडेंट अपॉन, किस पे डिपेंडेंट है? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से, बिल्कुल। एज पर आर्टिकल 263। कन्वेंशन एंड प्रैक्टिसेस, यस, बहुत सारे कन्वेंशन एंड प्रैक्टिसेस है, उस पर भी क्या है? डिपेंडेंट है। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, ये भी है। मैकेनिज्म फॉर डायलॉग, ये भी है। तो चारों के चारों हो जाएगा कि सेंटर स्टेट रिलेशन जो है डिपेंडेंट है इन चारों पे। कैसे? ये देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन तो सबको क्लियर है। आर्टिकल 245 से लेकर 255 तक पार्ट 11 जो है डील करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। वहीं पे कन्वेंशन एंड प्रैक्टिसेस की बात किया जाए तो सरकारिया कमीशन का मैंने बता ही दिया, उसने बहुत सारी रिकमेंडेशन दी है ना, उसमें से बहुत सारी चीजें कन्वेंशन और प्रैक्टिस के तौर पे आज भी यूज की जाती है। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन में क्या हुआ कि जुडिशरी बहुत बार है ना वाइटर रोल प्ले करती है इंटरप्रिटिंग एंड क्लैरिफाइंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू सेंटर स्टेट रिलेशन। लैंडमार्क जजमेंट की बात किया जाए तो जैसे केशवानंद भारती केस ने हेल्प किया डिफाइन द लिमिटेशन एंड एक्सटेंड ऑफ पावर ऑफ बोथ एंटिटीज, क्या? सेंट्रल और स्टेट दोनों। अब मैकेनिज्म फॉर डायलॉग की बात किया जाए टू फैसिलिटेट कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, वेरियस मैकेनिज्म फॉर डायलॉग एग्जिस्ट, जैसे कि इंटर स्टेट काउंसिल हो गया एज पर आर्टिकल 263, नीति आयोग हो गया, है ना। ये सारे प्लेटफॉर्म एक फोरम प्रोवाइड करते हैं दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट के लिए कि वो डिस्कस कर पाए और इश्यूज जो भी हैं म्यूचुअल कंसर्न से रिजॉल्व कर पाए, ध्यान रहेगा। गुड। आर्टिकल 249 अभी मैंने बताया 245 से लेकर 255 तक इंटर स्टेट है ना रिलेशन है। मतलब यहाँ पे 245 से 255 तक क्या है? यूनियन और स्टेट के रिलेशन की बात करता है, ठीक है। और स्पेसिफिकली 263 क्या है? वहां पे इंटर स्टेट काउंसिल बनाने की बात कही गई है। ओके, तो ये डील करता है किसके साथ? इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट नहीं, डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा बिल्कुल नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ऑफ पार्लियामेंट एकदम नहीं, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू सब्जेक्ट इन स्टेट लिस्ट, बिल्कुल सही बात है। तो आर्टिकल 249 जो है वो क्या करता है कि स्टेट लिस्ट के अंदर कोई अगर सब्जेक्ट है जिसपे पार्लियामेंट को लॉ बनाता है तो इस पर आर्टिकल 249 बना सकता है ना। ओके, बस इतना ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, कैसा पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट? जुडिशरी कंट्रोल करती है एग्जीक्यूटिव को नहीं। पार्लियामेंट्री का मतलब क्या है कि उसी में से कुछ लोग एग्जीक्यूटिव बनते हैं, राइट। बाकी जितने भी लेजिस्लेचर हैं क्या करते हैं? क्वेश्चन पूछते हैं और लिमिट रखते हैं किस पे? एग्जीक्यूटिव पे। तो लेजिस्लेचर्स कंट्रोल कौन? एग्जीक्यूटिव, या लिमिट्स एग्जीक्यूटिव। देखो किधर है, कौन से ऑप्शन में है? चौथे ऑप्शन में है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी की लेजिस्लेचर कंट्रोल्स एग्जीक्यूटिव इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। कहां पे मेंशन है? आर्टिकल 75 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एसेसन और रीजन का कि पॉलिटिकल पार्टीज आर लाइफ ब्लड ऑफ डेमोक्रेसी। बिल्कुल सही बात है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो क्या है, लाइफ ब्लड है डेमोक्रेसी। अगला है नॉर्मली पीपल ब्लेम पॉलिटिकल पार्टीज फॉर बैड गवर्नेंस। बिल्कुल क्या होगा कि जैसे कि अभी कोई पर्टिकुलर ले लो, आम आदमी पार्टी या बीजेपी या फिर कांग्रेस, कोई भी पर्टिकुलर पार्टी ले लो, जब वो गवर्नमेंट में है और उन्होंने अच्छा काम नहीं किया, इन दैट केस ऑब्वियसली लोग किसको क्रिटिसाइज करेंगे, बैड गवर्नेंस जो इस पार्टी ने किया उसको करेंगे, है ना। अब ये सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, लाइफ ब्लड है कि अब लोगों के पास ऑप्शन है, ठीक है। किसी डेमोक्रेसी में अगर एक ही पार्टी रूल रहेगा तो उनके पास ऑप्शन ही नहीं है, नहीं तो पार्टी रहने ना रहने का कोई मतलब नहीं। इसलिए मोर देन वन अगर पार्टी है तो वो क्या कही जाती है, लाइफ ब्लड ऑफ डेमोक्रेसी कही जाती है। क्यों? क्योंकि वो फ्लो करता रहता है ना, एक पार्टी से दूसरी पार्टी, लोगों के पास ऑप्शन होता है चेंज करने का। तो इसका एक्सेप्शन भी सही, रीजन भी सही, करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट जवाब। देखो, political parties are lifeblood of democracy not only because people can blame political parties in case of any failure. This can be one of the reason but not the, sorry माफ कीजिएगा, जो इसका करेक्ट ऑप्शन है ना, ऑप्शन बी होगा। क्यों? क्योंकि देखो ये रीजन तो है लेकिन एक टोटल रीजन यही नहीं है ना। ओनली रीजन फॉर मेकिंग पॉलिटिकल पार्टी लाइफ ब्लड ऑफ डेमोक्रेसी, इसलिए ए और आर दोनों ट्रू है, बट आर जो है करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करा। देखो करेक्टली आर इसलिए एक्सप्लेन नहीं करा कि वन ऑफ द रीजन है, क्या वन ऑफ द रीजन है बैड गवर्नेंस को क्रिटिसाइज करने का, बट टोटल नहीं है। होपफुली आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोमिनेंट एलिमेंट ऑफ विच वन इज द मोस्ट प्रोमिनेंट एलिमेंट ऑफ अ स्टेट, है ना। प्रोमिनेंट एलिमेंट ऑफ स्टेट बताना है, फ्लैग है, कैपिटल, सॉवरेनिटी या हेड ऑफ स्टेट। देखो अगर किसी स्टेट के पास, मतलब किसी कंट्री के पास सॉवरेनिटी अगर नहीं है ना, तो बाकी वो फ्लैग, कैपिटल, हेड ऑफ स्टेट क्या ही कर लेगा, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, प्रोमिनेंट चीज सॉवरेनिटी है, तो ये जरूरी है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलो तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में इतने ही क्वेश्चन थे। होपफुली आपको एक एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। अच्छा, कहीं पे कोई डाउट हो या फिर मैं थोड़ा जल्दी में आगे बढ़ जाऊं, इन दैट केस क्या करोगे आप, सिंपली उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के जो एक्सप्लेनेशन है उसको पॉज करके एक बार देखो। अगर फिर भी कहीं भी कोई भी डाउट, क्वेरी, परेशानी रहे तो जस्ट आपको मैसेज ड्रॉप करना है कमेंट बॉक्स में ही और पूछना है, डिस्कस करना है, ठीक है। उसको अपन वहीं पे डिस्कस करके क्लियर आउट करेंगे, सच दैट आपका कॉन्सेप्चुअल जो क्लैरिटी है वो बनी रहे, है ना, मेंटेन रहे। चलो, जैसा कि आपको मोटिवेटेड रखने के लिए लास्ट में दो कुछ लाइनें होती हैं, तो आज के लिए है कि आई बिलीव दैट डिसिप्लिन एंड सेल्फ लव आर द टोटल सीक्रेट्स टू फ्रीडम। क्या क्या? डिसिप्लिन और सेल्फ लव, तो ये दोनों सीक्रेट है फ्रीडम का, है ना। सच में अगर आप फ्रीडम चाहते हो, हर टाइप की फ्रीडम, तो डिसिप्लिन और सेल्फ लव को आपको अपने डेली रूटीन में लाना ही लाना होगा। होपफुली आपको अच्छा लगा हो, साथ में समझ भी आया हो। मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।